हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख करके भेजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। आज 12:10 से क्लास थी। इफ यू चेक योर टाइम टेबल, और उसका लिंक अभी मैं ग्रुप पर भेज देता हूँ एक बार फटाफट। ओके, wait a minute students. ओके स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट रिप्लाई कर दीजिए अगर आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लियरली। इफ यू आर एबल टू, if you are able to actually listen, आपको अगर आवाज क्लियरली आ रही है तो एक बार फटाफट बच्चों रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में। मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों फटाफट पहले लास्ट टर्न पर जो डीपीटी भेजा था बच्चों, उस डीपीटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ द डीपीटी स्टूडेंट्स, जो लास्ट टर्न पर आपके ग्रुप में भेजा गया था। तो बच्चों देखते हैं क्या 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 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। जैसे सबसे पहला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, किनमें मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल राइबोसोम है और सेंट्रियोल है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? बोथ बी एंड सी। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? तो बोथ 70S एंड 80S, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है बच्चों। तो है ना, याद रखिएगा वहां पर 70S और 80S दोनों टाइप का राइबोसोम। इन एनिमल सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ राइबोसोम एसोसिएटेड है और साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, द प्राइमरी रोल ऑफ गोल्जी बॉडीज इन सेल इज सिक्रीशन। बच्चों प्राइमरी मतलब मेन रोल, ये बात हमने पहले भी आपको बताया था। द प्राइमरी रोल ऑफ गोल्जी बॉडीज इन अ सेल इज सेल सिक्रीशन। तो सेल में सेल सिक्रीशन का जो काम है वो प्राइमरी रोल किसका है बच्चों? गोल्जी बॉडी का है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह देते हैं ब्लैक रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडीज। स्टूडेंट्स हम सब लोग जानते हैं गोल्जी बॉडीज जो है वो ब्लैक रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है ना, मैंने आपको बताया ही था। अच्छा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज राइबोसोम। स्टूडेंट्स हम सब लोग जानते हैं बच्चों कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल है? राइबोसोम इज कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन, तो प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते हैं बच्चों, सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। मेसोफिल सेल्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ प्लांट सेल जो लीव्स में पाए जाते हैं बच्चों। आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्लांट के पत्तियों में फोटोसिंथेसिस करने वाले एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। तो वही वो भी प्लांट सेल का ही एक एग्जांपल हो गया, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। तो प्लांट सेल भी यहाँ पर ऑप्शन में सही नहीं है, मेसोफिल सेल्स भी नहीं है, और बैक्टीरिया में तो बेसिकली सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, अगेन द आंसर इज सेंट्रियोल। The cell organelle, ninth question, the cell organelle responsible for the synthesis of lysosomal enzyme. बच्चों यहाँ पर lysosomal enzyme बोल दिया गया है, तो lysosomal enzyme कौन बनाता है? rough endoplasmic reticulum students. And the last question was Golgi bodies in plants are called as dictyosomes. तो बच्चों अलग अलग टर्म्स यहाँ पर दिए हुए थे आपको, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए, बट द करेक्ट आंसर इज डिक्टियोसोम्स। सो गोल्जी बॉडीज जो प्लांट्स में पाई जाती है उन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, सारा डीपीटी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अपन ने बच्चों एक पूरा कंप्लीट चैप्टर, एक चैप्टर सेल वाला, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ,
वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th एंट्रेंस के लिए, जो कि टिश्यू है, ये क्लास 9 का चैप्टर है बच्चों। अच्छा, क्या क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन ग्रुप में ऐड डेली रूटिंग एंड बीपीटी? ओके सर, जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसमें डीएनए और क्रोमैटिन होता है? नहीं बच्चा, वहां पर डीएनए और क्रोमैटिन नहीं होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स स्पेसिफिकली बोलना है। जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तब उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, और जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम भी नहीं प्रेजेंट है। और जाने से पहले न्यूक्लियस वो सारी तैयारियां करके जाता है जो फ्यूचर में सेल को जरूरत है, उस आरबीसी को जरूरत है। तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन भी एब्सेंट है। ठीक है बच्चों है ना कि क्लास है या नहीं 4 बजे, और वो रेगुलर कोर्स की कर रहा है, एंट्रेंस कोर्स की। एक्चुअली जो 4 बजे जो क्लास है वो 11th रेगुलर की क्लास है बच्चों, है ना, वो 11th रेगुलर की क्लास है। जो नया बैच बना है वो 11th रेगुलर की क्लास है, 11th एंट्रेंस की क्लास नहीं, 11th एंट्रेंस की क्लास अभी है फिर शाम। चलिए ठीक है बच्चों, अब और आगे चलते हैं बच्चों। अब बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली बातों को समझने की कोशिश करिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन अ न्यू चैप्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन स्टूडेंट्स, एंड दिस इज टिश्यू। है ना बच्चों, आज जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो एक नया चैप्टर, थोड़ा सा इधर बीच में लिखता हूं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता ही है, यहाँ लिखता हूं बच्चों टिश्यू। बच्चों एक बार दोबारा मैं आपसे कह दूं कि इस चैप्टर का 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन का वेटेज है एमयू के 11th एंट्रेंस में। इस चैप्टर का 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज है ना। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिए बच्चों, सुन लीजिए कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 1 से 2 क्वेश्चंस का है, मतलब मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है बच्चों इस चैप्टर से, और कई बार 2 और 3 सवाल भी पूछे गए हैं बच्चों। तो याद रखिएगा 1 से 2, लेकिन एवरेज हम लोग मानते हैं। अब सुन लीजिए बच्चों, पहले पूरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग सारी बात डिस्कस करेंगे। अब आपस में चैट करना बंद कर दीजिए, बट बच्चों फटाफट यहाँ पर ध्यान दीजिए। नो वन शुड टॉक अमंग योरसेल्व्स। अगर कोई सवाल पूछना है तो ही चैट बॉक्स में लिखे, एक दूसरे का रिप्लाई नहीं करें बच्चों। फटाफट, अब बहुत बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से अब बातें सुनिएगा, समझिएगा। सुन लीजिए, सबसे पहली बात, टिश्यू क्या है? ये सेल्स का एक ग्रुप है, और 3 कंडीशंस लगी हुई है साथ में। ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका ओरिजिन एक हो। ओरिजिन एक होने का मतलब वो एक जगह से पैदा हुए होने चाहिए। तो व्हाट इज टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका ओरिजिन एक है, एक जगह से ओरिजिनेट हुए, एक जगह से पैदा हुए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होने चाहिए, दे मस्ट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, है ना। याद रखिए ये बात, जो ये कंडीशन मैंने बोला ना, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर नहीं भी हो सकते, तो ये कोई कंपल्सिव बात नहीं है बच्चों टिश्यू के बारे में। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दे मे और मे नॉट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, है ना, बट यूजुअली वो एक जैसे होते हैं। और तीसरा कंडीशन ये सुन लीजिए कि ये सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं। अब बहुत ध्यान से पूरे डेफिनेशन को एक बार दोबारा सुन लीजिए। टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका ओरिजिन एक होता है, जो एक जगह से पैदा होते हैं। दूसरी बात, वो सब एक जैसे स्ट्रक्चर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और तीसरी बात, वो सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं। ऐसे सेल्स के ग्रुप को, ऐसे सेल्स के बेसिकली गुच्छे को हम लोग क्या कह देते हैं? टिश्यू। बात समझ में आ गई? सिंपल सी 4 बातें याद रखनी इसके डेफिनेशन में। एक बात कि ये सेल्स का ग्रुप है, और फिर 3 बात कंडीशंस, कि वो ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो सेल्स का ओरिजिन एक होता है, जो सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बच्चों, अब ये जो तीसरी कंडीशन यहां पर मैंने बताई है ना, ये जो तीसरी कंडीशन हमने आपको यहां पर बताई कि ये जो सेल्स हैं वो सब मिल करके कॉमन फंक्शन करते हैं। कई बार बच्चों इस पॉइंट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शायद सारे सेल्स सेम काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। सारे सेल्स एक काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि, है ना, वो सारे सेल्स मिल करके कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों एक स्कूल है, एक स्कूल में हेडमास्टर भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, देयर आर मेनी टीचिंग स्टाफ,
वहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, जैसे बेसिकली ऑफिस स्टाफ होता है, गेट कीपर होता है, फ्यून्स होते हैं, तो कई सारे अलग अलग स्टाफ है, सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। प्रिंसिपल रन्स द स्कूल और मैनेजेस द स्कूल, है ना। जो सुपरवाइजर है वो सुपरवाइज करते रहता है कि सारा स्कूल सही से चल रहा है या नहीं। जो ऑफिस में स्टाफ है वो ऑफिस के वर्क्स को हैंडल करते हैं। टीचर्स अपनी क्लास में टीच कर रहे हैं। जो गेट कीपर है वो अपना अलग काम कर रहा है। सबके काम अलग अलग है, लेकिन सब मिल करके एक बड़ा काम कर रहे हैं। वो पूरा स्कूल रन कर रहे हैं, वो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल की फंक्शनिंग करवा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, जो टिश्यू के अंदर सेल्स है, वो जरूरी नहीं है सारे सेल्स सेम काम कर रहे हो। यस बच्चों, लेकिन वो सारे सेल्स मिल करके एक कॉमन बड़ा काम कर रहे हो। बात समझ में आ गई सभी को? तो याद रखिएगा ये बात, क्या है टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स का ग्रुप है, और ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका ओरिजिन एक हो, जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जो यूजुअली एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। तो अभी बस एक बात आपको समझाया है, सिखाया है बच्चों, क्या कि व्हाट इज एक्चुअली अ टिश्यू। टिश्यू क्या है, पूरी बात बताऊंगा, एक एक करके सुनिए, पहले आगे आगे मत बोलिए, है ना। ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात क्या कहती हूं बच्चों? टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, विच हैव अ कॉमन ओरिजिन, विच हैव अ कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन एक हो, है ना। मे और मे नॉट, मे और मे नॉट sorry, may or may not be similar in structure। स्ट्रक्चर वाली बात कह रही हूं। may or may not be similar in structure and usually perform a common function। बच्चों, आई होप ये बात सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि टिश्यू क्या है। और ये डेफिनेशन प्लांट्स के रिस्पेक्ट में कही जाती है। एनिमल्स में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो बात भी हम लोग करेंगे आगे जब एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। अभी ये कॉमन डेफिनेशन याद रखिए, टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है, और ऐसे सेल्स का ग्रुप है बच्चों जिनका जो बेसिकली जिनका ओरिजिन एक है, जो एक जगह से पैदा हुए हो। दूसरी बात क्या है बच्चों, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी फैक्चुअल बात सुनिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि द टर्म टिश्यू इन केस ऑफ plants was given by N. Grew। N. Grew, Nehemia Grew उनका पूरा नाम था बच्चों। उन्होंने पहले बार ये जो शब्द टिश्यू है वो यूज किया। So the term tissue in sense of plants के सेंस में बच्चों, ये बात मैं लिख देता हूं, टर्म टिश्यू, है ना। टर्म टिश्यू जो है बच्चों, the word tissue or the term tissue was first used, है ना, by N. Grew, निहीमिया, इनका पूरा नाम है निहीमिया ग्रीव, लेकिन इसको शॉर्ट में एन ग्रीव कह देते हैं। लेकिन ये वर्ड बच्चों, टिश्यू वाला वर्ड, प्लांट्स में इन्होंने यूज किया था पहले, निहीमिया ग्रीव ने, प्लांट्स में। लेकिन अगर यही बात हम लोग एनिमल्स के बारे में, बात करें तो इट वाज गिवन बाय बिशैट। ये बात भी याद रखिएगा, अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करें तो बिशैट ने ये टर्म दिया था एनिमल्स के केस में, एनिमल्स के सेंस में। अगर आपसे एनिमल और प्लांट अलग से नहीं बोलता है तो आपको एन ग्रू का ही नाम आंसर करना है। अगर अलग से एनिमल बोलता है तो बिशैट का नाम लेना है, और अगर अलग से प्लांट बोलता है आपसे सवाल में तो एन ग्रू लेना है। इन जनरल अगर कुछ नहीं बोला, प्लांट एनिमल कुछ नहीं, तो आपको डायरेक्टली आंसर क्या देना है बच्चों? एन ग्रू या निहीमिया ग्रू देना है आंसर। बात समझ में आ गई सभी को? बहुत सिंपल सी दो बात अभी बस डिस्कस किया है। टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप। कैसे सेल्स का ग्रुप? जिनका ओरिजिन एक हो, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो सब मिलकर के कॉमन फंक्शन करते हैं। दूसरी बात क्या? द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय एन ग्रू इन प्लांट्स एंड बिशैट इन एनिमल्स। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। यस, बिल्कुल सही बात है बच्चों। जो अगला फैक्ट यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बता दिया, ये सवाल बच्चों एमबीबीएस के टेस्ट में, एएनयू का जब अपना खुद का एमबीबीएस का टेस्ट होता था उसमें पूछा गया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, द स्टडी, हम लोग ऐसे ही कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। सो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। आई होप ये बात सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बात सभी लोग समझ गए। अब और आगे चलते हैं बच्चों, और बहुत ध्यान से इस चीज के बारे में भी समझिएगा बच्चों, एमबीबीएस में इतना इजी क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, बहुत आसान सवाल, और भी आसान सवाल एम्स तक में पूछे गए बच्चों, तो सब मैं बताऊंगा, सब आपके लेवल की बात है, लेकिन मैं उसका इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, इस वजह से बीच बीच में बता देता हूं, लेकिन है आपके सब लेवल की बात। अब और आगे चलते हैं बच्चों, अब सुन लीजिए बच्चों, जो पूरा टिश्यू वाला चैप्टर है उसको दो पार्ट्स में हम लोग यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, पूरे चैप्टर को दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हाफ में पूरे प्लांट्स में पाए जाने वाले प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, और सेकेंड हाफ में जो एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यू है उनके बारे में बात करेंगे। सो द होल ऑफ द टिश्यू, द चैप्टर टिश्यू इज डिवाइडेड into two main parts। जो पूरा टिश्यू वाला चैप्टर है बच्चों, इसको दो मेन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कौन से दो मेन पार्ट्स? एक पार्ट प्लांट टिश्यू, जिसमें सारे जो प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यू उनके बारे में बात करेंगे, एंड द अदर वन इज animal tissue। The students, this whole chapter will be divided into two parts, the plant tissue and the animal tissue। तो इस चैप्टर को दो आधे आधे पार्ट में हमने बांट दिया बच्चों। पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे आगे अबाउट द एनिमल टिश्यू। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट टिश्यू। अब ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए बच्चों, प्लांट टिश्यू को हम लोग दो मेन पार्ट्स में बांटते हैं, है ना। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। प्लांट टिश्यू के बारे में अब बात कर रहे हैं पूरा, इस चैप्टर के अगले आधे पार्ट को आगे स्टार्ट करेंगे। पहले जो प्लांट टिश्यू है वो वाली बात मैं बताने जा रहा हूं। प्लांट टिश्यू इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स, कौन कौन से दो टिश्यू बच्चों? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। द प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। वन ऑफ देम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा जिसे हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बच्चों याद रखना है सभी को कि जो प्लांट टिश्यू है वो दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। So the plant tissue is divided into two main parts, meristematic tissue and permanent tissue। अब सुनिएगा बच्चों और आगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चों, फर्दर ये लोकेशन के बेसिस पर तीन मेन टाइप्स का होता है, लोकेशन के बेसिस पर। अभी पहले पूरा चार्ट बना करके बता दूं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, फिर उस चार्ट में से एक एक को लेकर के पूरा डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप्स का है लोकेशन के बेसिस पर। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो तीसरा है दैट इज द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इसी का एक और नाम है बच्चों लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इसी का एक और नाम है कैम्बियम। Students, it is called as cambium or lateral meristematic tissue। तो याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप्स के, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द लास्ट वन इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम students। And on the other hand, the permanent tissue is divided into two subtypes। The simple permanent tissue एक है जिसे simple permanent tissue कहते हैं, और दूसरा जिसे complex permanent tissue कहते हैं। The simple permanent tissue, हमने permanent tissue को दो टाइप्स में, simple permanent and complex permanent। जो simple permanent tissue है उसको फर्दर हम लोग बांट देते हैं किसमें बच्चों? parenchyma। The other one is collenchyma,
एंड द लास्ट वन कोलेनकाइमा, और जो आखिरी वाला है बच्चों दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो याद रखना है बच्चों, है ना, स्क्लेरेनकाइमा याद रखना है बच्चों क्या, कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है बच्चों वो डिवाइडेड है 2 मेन टाइप्स में, एक जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं और दूसरा जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। अभी कोई डिटेल नहीं बता रहा हूं, सिर्फ हम आपको पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट बता रहे हैं कि कौन कौन से टिश्यू यहां पर मौजूद है। इनके सब डिटेल्स, इन सब के डिटेल्स मैं बताऊंगा, बट अभी दिस इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन चार्ट। ये सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन चार्ट है, ये चार्ट आपके जबान पर होना चाहिए, आपके माइंड में चार्ट बना हुआ होना चाहिए। अब बहुत ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर सुन लीजिए, समझ लीजिए, पहले बहुत केयरफुली यहाँ पर सारी बातें सुन लीजिए बच्चों, समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ये चीज आपको यहीं पर बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में बना हुआ होना चाहिए। Tissue divided into plant tissue and animal tissue. Plant tissue is divided into 2 types, meristematic tissue and permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक लोकेशन के बेसिस पर एपिकल, इंटरकैलरियल, लैटरल, या उसी को कैम्बियम बोलते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू है बच्चों वो 2 सब टाइप्स में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में डिवाइडेड है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट इज डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम। बच्चों बात समझ गए ना? फिर से एक बार सुन लीजिए कि पूरे टिश्यू को हम लोग 2 मेन पार्ट्स में बांट देते हैं, चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा 2 पार्ट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। Meristematic tissue is divided into 3 types on the basis of its location: apical, intercalary, lateral. And the permanent tissue is divided into 2 types: the simple and the complex permanent tissue. The simple permanent tissue is divided into 3 types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. And the complex permanent tissue is divided into 2 types. One of them is xylem and the other one is phloem. एक xylem है और दूसरा phloem है। क्या बच्चों यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल, है ना? ये चीज क्या चार्ट ये दिमाग में आपके बिल्कुल बन गया है? आपसे मैं पूछूं कि बताओ जो पैरेन्काइमा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में कौन सा वाला? परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में कौन सा वाला? सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। ऐसे आपके माइंड में ये पूरा चार्ट होना चाहिए, कोई भी टिश्यू पूछूं आपके सामने आंसर होना चाहिए। मैं ये चार्ट इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि दिमाग में बना होना चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस पिछले 5-6 सालों में 3 सवाल पूछे जा चुके हैं इसी चार्ट पर बेस्ड। आपसे पूछ लेगा बताओ बच्चों स्क्लेरेनकाइमा क्या है? वो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ऑप्शन में सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, एनिमल टिश्यू होगा। तो याद रखना है कि स्क्लेरेनकाइमा प्लांट का जो परमानेंट टिश्यू है उसका एक टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू उसका एक वेरिएंट है। बात समझ में आ गई बच्चों? ये चार्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आप इसको जो है अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम फिक्स कर लीजिए। पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में, प्लांट, एनिमल। प्लांट टिश्यू इनटू 2 मेन टाइप्स, meristematic and permanent. Meristematic, apical, intercalary, lateral, and the other one permanent into 2 types: simple and complex. Simple into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and complex into xylem and phloem. आई होप यहां तक बात बच्चों सभी को क्लियर हो गई। अब बात आगे बढ़ाएं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ये फिर नूरीन शेख आपस में फिर बात करेंगे। मैंने मना किया है कि आपस में बात नहीं करें, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो चीजें बिल्कुल एकदम ध्यान से सुने, और इसमें कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखें। डोंट टॉक अमंग योरसेल्व्स प्लीज। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हम पहला वाला टाइप दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेने जा रहे हैं, और इसके बारे में बहुत डिटेल में बात बताने जा रहे हैं बच्चों। अगर ये बात सभी के दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है, इस पर मैंने आपको बोला ही कि पिछले 5-6 सालों में 2-3 सवाल इसी चार्ट से पूछे गए, तो बिल्कुल एकदम फिक्स होना चाहिए, आगे भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। अब इन सब में से सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत ध्यान से अब इसके बारे में सुनिएगा बच्चों। पहली बात बताने जा रहा हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। पहली बात, इसका जो नाम है बच्चों मेरिस्टेमेटिक, दैट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मेरिस्टॉस। ये कहां से बना है? ये शब्द मेरिस्टेमेटिक कहां से बना है बच्चों? मेरिस्टॉस से।
मेरिस्टॉस जिसका मतलब होता है टू डिवाइड, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना। तो ऐसा टिश्यू जो डिवाइड करता है, जो फटाफट डिवाइड कर करके अपने नंबर को बढ़ाता है, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक वर्ड मेरिस्टॉस से बना है, और मेरिस्टॉस से का मतलब क्या है बच्चों? इट इज टू डिवाइड। ये बात याद रखें बच्चों, है ना। क्या पूछ रहे हैं कि सर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं? सब बताऊंगा बच्चों, अभी पहले बहुत ध्यान से यहां सुन लीजिए क्या बता रहा हूं। पहली बात हमने क्या बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एक्चुअली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्ड कम्स फ्रॉम मेरिस्टॉस, एंड मेरिस्टॉस का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड। तो बहुत सिंपल शब्दों में क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं ना बच्चों कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये फास्ट डिवाइडिंग टिश्यू है। फास्ट डिवाइडिंग टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू जिसमें जो सेल्स हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। याद रखेंगे ना बच्चों ये बात? तो ये बात याद रखिएगा, फास्ट डिवाइडिंग टिश्यू, पहली बात। अब दूसरी बात, इसकी कुछ खूबियां और बताता हूं। दूसरी बात याद रखना है इसके बारे में कि अनडिफरेंशिएटेड होता है बच्चों। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब इसको कोई स्पेसिफिक रोल अलॉटेड नहीं होता है, इसको कोई काम नहीं दिया जाता है कि परमानेंटली इसको यही करना है। बच्चों जब काम दे दिया जाएगा तो ये मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट में, और परमानेंट टिश्यू को डिफरेंशिएटेड टिश्यू बोलते हैं बच्चों। ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, ये कैसा है बच्चों? ये अनडिफरेंशिएटेड है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। तो ये बात याद रखिएगा, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, मतलब एक ऐसा टिश्यू जो डिफरेंशिएटेड नहीं है बच्चों। डिफरेंशिएटेड नहीं है मतलब उसका कोई स्पेसिफाइड रोल या बेसिकली कोई टास्क असाइन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो दो बातें बता दी। तीसरी बात सुन लीजिए बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब डिवाइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो सेल वॉल होगा वो बहुत पतला होना चाहिए, क्योंकि इसको एक्चुअल में डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए अगर सेल वॉल बहुत मोटा इसका हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उस दीवार को तोड़ने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आसानी चाहिए तो इसका सेल वॉल बहुत पतला होना चाहिए। और वही बात है यहाँ पर, क्या कह दूं बच्चों? सेल वॉल इज थिन। इनका सेल वॉल पतला होता है ताकि ये आसानी से डिवाइड कर सके बच्चों। एक और बात सुन लीजिए इनके बारे में, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। इनका सेल वॉल तो पतला है लेकिन साइटोप्लाज्म अबंडेंट है। साइटोप्लाज्म इसलिए अबंडेंट है ताकि जब ये डिवाइड करे तो जो डॉटर सेल्स हैं उनको अप्रोप्रिएट या बड़ा बड़ा अमाउंट साइटोप्लाज्म का मिल सके स्टूडेंट्स। तो याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज अबंडेंट कह दे या डेंस कह दे, एकदम घना भरा हुआ है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर। बच्चों इनके अंदर साइटोप्लाज्म एकदम घना और भरा हुआ है। एक और बात इनके बारे में सुन लीजिए बच्चों, इनके अंदर वैक्यूल्स वगैरह एब्सेंट होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं। वैक्यूल्स या नहीं होते या बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है। क्या कह दिया जाए कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक और बात सुन लिया जाए, जब इसका काम फोटोसिंथेसिस वगैरह का है ही नहीं तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। सो वी कैन से क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट कह दें या प्लास्टिड्स कह दें, ये यहां पर नहीं पाए जाते, ये यहां पर एब्सेंट होते हैं। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो एब्सेंट होते हैं या अगेन बहुत कम होते हैं। तो यहां पर एक बात मैं और कह दूं कि इंटर सेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। एब्सेंट होता है बच्चों इंटरसेल्युलर स्पेस। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जो बीच का छूट गया अपना, न्यूक्लियस यहां पर बहुत प्रोमिनेंट होता है, बड़ा सा होता है, अलग से नजर आता है बच्चों। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट या प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। आई होप बच्चों ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए। एक बार फिर से मैं दोबारा ये कहूंगा, हाउ मेनी क्लासेस यू विल टेक टू कंप्लीट दिस चैप्टर? अगेन एवरेज वही है, 5-6 क्लासेस अपने को लगेंगी इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने के लिए। और क्या पूछ रहे हैं बच्चों? अबेंडेंट फिर से बताएं सर। ठीक है, अभी पूरी बात समझाता हूँ एक एक करके। अभी तो मैं लिख रहा था, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ध्यान से।
मेरिस्टेमेटिक जो नाम है वो कहां से आया है? मेरिस्टोस से, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना। तो वहीं से बात स्टार्ट होती है। ये फास्ट डिवाइडिंग टिश्यू है बच्चों, ये फास्ट डिवाइडिंग टिश्यू है। दूसरी बात, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब इसको कोई स्पेसिफाइड रोल नहीं दिया गया है कि यही काम तुम्हें करना है। इट इज अनडिफरेंशिएटेड स्टूडेंट्स। तीसरी बात, सेल वॉल बहुत पतला होता है, थिन होता है बच्चों, सेल वॉल इज थिन। चौथी बात, इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत एबेंडेंट, बहुत भरा हुआ होता है या घना होता है एकदम, ताकि जब डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बने दोनों को इतना इतना अमाउंट साइटोप्लाज्म का मिल सके कि वो अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। साइटोप्लाज्म मतलब भरा होता है, एकदम घना होता है, एबेंडेंट होता है बच्चों। और वही बात न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस भी बड़ा सा है ताकि वो आसानी से दो डॉटर सेल्स को बड़ा बड़ा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट न्यूक्लियर कंटेंट का दिया जा सके। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट है या नेग्लिजिबल है बच्चों, स्टोरेज का कोई काम ही नहीं है इसका, तो फिर यहाँ पर वैक्यूल्स भी एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स भी यहाँ पर नहीं पाए जाते। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर आल्सो अगेन एब्सेंट, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाली बात करता है। अब फटाफट बता दीजिए बच्चों, अगर यहां तक सभी को बात क्लियर है तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोमिनेंट का मतलब एकदम दिखता है, बड़ा सा नजर आता है सेल के अंदर। पोलर कैप्स कहां से आते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर। तो जैसे कोई भी अगर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल कहां से आते हैं? जिन जिन पीछे वाले सेल से वो बने, उन्हीं पीछे वाले सेल से नए सेल्स डेवलप होते हैं एक्चुअली। और जो नए सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है वो पीछे वाले सेल से ट्रांसफर होते हैं। सर आपने मैंने ओनली 1 मंथ क्लास के 11th साइंस में फुल मार्क्स, खैर हाउ आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां से आते हैं बच्चों? अब इनका ओरिजिन अलग अलग, मतलब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पर बताया जाता है। एक तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वही स्टार्ट करते हैं बच्चों पूरा डिवीजन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होते हैं परमानेंट टिश्यू के निमन करते हैं, पता नहीं भाई, है ना, आप अलग से पूछ लीजिएगा बच्चों, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। ये अफजल जो है मेरे ख्याल से, ठीक है। नाउ नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, यहां तक अगर सभी को बात क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसके ये 3 जो टाइप्स हैं उनके बारे में बातें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला टाइप यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, द फर्स्ट टाइप इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत ध्यान से एक एक करके सुनिएगा, समझिएगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहली बात सुन लीजिए बच्चों इसके बारे में। ये एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो एपेक्स पर पाया जाता है। एपेक्स का मतलब टिप, और टिप का मतलब हमेशा ऐसा मत सोचिए कि वो ऊपर ही पाया जाएगा। टिप का मतलब जैसे ये पेन है, ये पेन का ये मार्कर है, ये मार्कर का टिप अगर मैं बोलूं तो ये एक टिप है और ये एक टिप है, तो दोनों टिप है, दोनों एंड पॉइंट्स है। तो ऐसे ही एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये नहीं समझे कि बस शूट का या स्टेम के टिप पर पाया जाता है। ये स्टेम के भी टिप पर होता है, रूट के भी टिप पर होता है, और रूट और शूट के जितने ब्रांचेस निकले हुए सारे ब्रांचेस के टिप्स पर पाया जाता है। पहली बात क्या मैं कह दूं बच्चों, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द एपिकल टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट एंड देयर ब्रांचेस। कहां पर मौजूद है बच्चों? ये प्लांट के शूट के टिप पर, रूट के टिप पर, और शूट और रूट से जितने ब्रांचेस निकले हुए सब के टिप पर पाया जाता है। लोकेशन समझ में आ गई ना बच्चों कि ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां मौजूद है? ये टिप पर। कौन से टिप पर? शूट के टिप पर, रूट के टिप पर, और इनके जितने ब्रांचेस हैं उन सारे ब्रांचेस के टिप्स पर पाया जाता है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सब लोगों ने यहां पर समझ लिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट दी, कहां पर बच्चों? इज प्रेजेंट एट दी एपिकल टिप्स of shoot and root and their branches रूट के टिप पर और शूट के टिप पर और उनके ब्रांचेस के टिप पर ये पाए जाते हैं। आई होप ये बात सभी लोग याद रखेंगे बच्चों। यस, अब दूसरी बात सुन लीजिए बच्चों, एक्चुअली ये वहां क्यों पाए जाते हैं टिप?
तो बच्चों ये इसलिए पाए जाते हैं ताकि वहां पर सेल डिवीजन कर सके और सेल डिवीजन से प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करना। आप कहेंगे सर ठीक है, स्टेम के टिप पर है तो स्टेम अगर बढ़ेगा तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। बट रूट के टिप पर क्यों पाया जाता है? रूट के टिप पर पाए जाने से प्लांट की हाइट तो नहीं बढ़ेगी बच्चों। बच्चों रूट के टिप पर इसलिए पाया जाता है ताकि रूट्स का डाइवर्सिफिकेशन हो पूरे मिट्टी के अंदर, और जितना फैलेगा, जितना डाइवर्सिफाई करेगा, उतना ही ज्यादा एरिया से वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके वो प्लांट ऑब्टेन करे। तो क्यों पाया जाता है शूट के टिप पर? ताकि प्लांट की हाइट बढ़ाए। क्यों पाया जाता है रूट के टिप पर? ताकि रूट्स को डाइवर्सिफाई करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और वाटर को एब्सॉर्ब करने का एरिया रीच उसका बढ़ जाए। आई होप ये बात सभी लोग समझ गए बच्चों, ये बात सभी लोग याद रखेंगे। यस, तो ये बात यहां पर मैं कह देता हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हमने समझाया है कि इसका क्या रोल है बच्चों। इट हेल्प्स इन increasing the length of plants and in the डाइवर्सिफाई होना मतलब फैलना बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स के फैलने में भी मदद करता है बच्चों। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो शूट के टिप पर पाया जा रहा है, ये प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। लेकिन मोनोकॉट्स बच्चों, प्लांट जो है, मतलब प्लांट्स में भी खास करके जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो दो टाइप के हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। पूरे प्लांट का क्लासिफिकेशन बच्चों आपके दिमाग में होना चाहिए। जब हमें इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो शूट ग्रीन कैसे होता है बच्चों? शूट का टिप जो है, एकदम टिप अगर बहुत गौर से देखेंगे तो वो एक्चुअल में ग्रीनिश नहीं होता है, वो ग्रीन नहीं होता है ना। याद रखिएगा, जो शूट का एक्चुअल टिप है वो ग्रीन नहीं होता है। तो एनीवेज, अब ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बताने जा रहा था। मैं बताने जा रहा था कि यस स्टूडेंट्स, कि जो ये प्लांट का शूट बढ़ रहा है तो ये मोनोकॉट्स में नहीं होता है। मोनोकॉट्स क्या है उसको समझाने के लिए अब ध्यान दे लीजिए बच्चों, एक बार बहुत केयरफुली सुन लीजिए। पहले पूरे प्लांट का एक चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं जो हर किसी बच्चे के जबान पर होना चाहिए अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं क्लास 9 का और कंपटीशन आगे देने वाले हैं, है ना। ये जो सीक्वेंस अभी बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। सब पूरे प्लांट किंगडम को, जितने भी प्लांट्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में बांट। सबसे लोअर ग्रुप एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। ये सीक्वेंस जबान पर होना चाहिए हर बच्चे के। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, फाइनली द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स, द हाईएस्ट प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स। और इन एंजियोस्पर्म्स को दो टाइप्स में बांटते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो जो डाइकॉट्स है बच्चों, ये बड़े बड़े पेड़ जो नजर आ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स नजर आ रहे हैं बड़े बड़े, ये सब डाइकॉट्स है। मोनोकॉट्स कौन से बच्चों? ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं ज्यादातर, ये मोनोकॉट्स। तो ये जो मोनोकॉट्स है बच्चों, ये छोटे छोटे हैं, घास फूस है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। अगर आपसे कोई पूछ ले बच्चों कि मोनोकॉट्स में हाइट, प्लांट का लेंथ क्यों नहीं बढ़ता है, तो आपको बोलना है वहां पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एब्सेंट होता है। तो याद रखिए, यहां पर मैं क्या कह दूं, इस बात को क्या कह दिया जाए बच्चों कि इट इज एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए मोनोकॉट्स का हाइट या प्लांट का लेंथ नहीं इंक्रीज होता है। ब्रांचेस आर फॉर्म बाय इंटरनल एपिकल, वो सब बताऊंगा अभी। ओनली वन कॉटिलिडन, ठीक है। प्लीज राइट इट समवेयर। हाँ सर, वीडियो कॉल, यस सर प्लीज राइट। तो मैं वो जो अभी प्लांट के बारे में बता रहा था, ये बता रहा था कि एल्गी सबसे लेस डेवलप्ड है। उससे डेवलप्ड क्या है बच्चों? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा। उससे और ज्यादा डेवलप्ड क्या है बच्चों? ये डेवलपमेंट का साइन दिखा रहा हूं, ग्रेटर वाला। तो ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा
और फिर उसके बाद क्या बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, लास्ट में क्या है बच्चों, सबसे आखिरी में एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स है ये फर्दर दो ग्रुप में बटे हुए हैं, कौन कौन से, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स बच्चों, याद रखिएगा, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यही बात अभी मैंने बताया था, पूरे प्लांट का एक पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है ना, पूरे प्लांट का सीक्वेंस क्या क्या लिखा है बच्चों, एल्गी थोड़ा सा शायद छुप गया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं उसको, क्या मैंने बोला है बच्चों, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, बट अभी ये बात याद रख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का दो टाइप्स, मोनोकॉट्स एंड, ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया बच्चों कि ये मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसीलिए ज्यादातर मोनोकॉट्स जो है बहुत लंबे नहीं होते, दे आर शॉर्ट इन लेंथ, उनकी हाइट कम होती है, घास फूस बच्चों, ये जो ग्रासेस है, लिली वगैरह ये सब जो ग्रास मतलब हर्बिशियस प्लांट्स है ना, ज्यादातर ये मोनोकॉट्स, तो इनके अंदर बच्चों एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है, इसीलिए इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। अब कुछ बच्चों के मन में, कुछ बच्चों के मन में है ना, कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर कुछ मोनोकॉट्स जैसे बैम्बू है, जैसे शुगर केन है, ये तो बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं सर, शुगर केन, बैम्बू तो काफी लंबा लंबा हो जाता है, वो भी तो मोनोकॉट है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, बैम्बू इज अ मोनोकॉट, तो फिर उसकी हाइट कैसे इतनी बड़ी है, उनमें तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है, तो क्या बैम्बू मोनोकॉट है लेकिन उसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है, मोनोकॉट में नहीं है, तो फिर बैम्बू का लेंथ कैसे बढ़ रहा है जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, उनमें ये हाइट बढ़ाने वाला काम एक दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बारे में भी बताऊंगा बच्चों। अभी अगर यहां तक बात सभी को समझ में आ गई हो तो हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये चीज भी मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि कैसे हाइट कैसे बढ़ाते हैं, क्या डिवीजन होता है, कैसे कैसे नए सेल्स बनते हैं और कैसे प्लांट का लेंथ कैसे बढ़ता है, तो वो बात भी यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। जैसे मान लीजिए ये प्लांट का टिप है, और ये प्लांट के टिप में मैं दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूं, रेड कलर से दिखा देता हूं कि मान लीजिए ये यहाँ पर टिप पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इसके नीचे मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, ये जो नीचे वाले सेल्स है बच्चों, ये सेल्स परमानेंट है, दीज सेल्स आर परमानेंट एक्चुअली, ये परमानेंट सेल्स है स्टूडेंट्स। और अब मान लीजिए ये डिवाइड करेंगे, ये जो टिप पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इनका नंबर, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, और सेल्स का नंबर यहां से अगर देखा जाए तो यहां से इन्होंने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने, और बहुत सारे नए सेल्स बना लिए। देखिए बच्चों, पहले रेड कलर के सेल्स बस इतने एरिया में थे, अब ये जब डिवाइड किए तो इतने सारे सेल्स हो गए, जो इतने सारे सेल्स हो गए उनमें से बच्चों, उनमें से आधे सेल्स परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए बच्चों, नीचे वाले सेल्स सब परमानेंट में कन्वर्ट हो गए, पहले और नीचे तो परमानेंट थे ही, लेकिन जो नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने वो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिप पर रह जाते, बाकी नीचे वाले सब परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पर, और आगे दिखाऊंगा इसका ग्रोथ या इसका हाइट का बढ़ना, तो इस चीज को ऐसे दिखा दूंगा, और इस चीज को, और यहाँ पर स्पेस अपने पास नहीं है बच्चों, तो इसको मैं और ज्यादा एलोंगेट नहीं कर रहा, बट यहाँ पर आप बात समझ पा रहे हैं, तो कैसे प्लांट की हाइट कैसे बढ़ती है बच्चों, जो पुराने सेल्स है डिवाइड करते, नए सेल्स बने, नए सेल्स जो बने वो टिप पर आ गए, और नीचे वाले परमानेंट हो गए, फिर जो नए सेल्स बने वो और नए सेल्स बनाए, और जो नए सेल्स फिर फर्दर बने वो टिप पर आ गए, नीचे वाले परमानेंट हो गए, तो नए नए सेल्स ऊपर बनते जाते हैं, नीचे वाले परमानेंट में कन्वर्ट होते जाते हैं, इस तरीके से प्लांट की हाइट बढ़ती है, कहां पर बच्चों, इन विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ऊपर वाले मेरिस्टेमेटिक रहते हैं, नीचे वाले परमानेंट होते जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक मान लीजिए 10 सेल्स है, ये 10 सेल्स ने 20 सेल्स बना दिया, 20 सेल्स में से जो नीचे वाले 10 सेल्स थे वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गए, और टिप पर अब कितने रह गए, सिर्फ 10 मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह गए। एज एन एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों, इस तरीके से प्लांट का हाइट या लेंथ बढ़ता है। अब दूसरा टाइप का मैं मेरिस्टेमेटिक दूसरा टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताने जा रहा हूं बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
लेकिन अभी यहां तक बता दीजिए बच्चों चैट बॉक्स में लिख करके, अगर बात बिल्कुल साफ क्लियर हो गई हो तो बात को हम आगे बढ़ाएंगे। फटाफट बच्चों यहां तक बता दीजिए अगर बात सभी को समझ में आ गई। सर ये कन्वर्जन कैसे होता है, ये इसी कन्वर्जन को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो मैथमेटिक वाला परमानेंट में कन्वर्ट होता है, इसी कन्वर्जन को बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बातें सभी को लगभग समझ में आ गई हैं तो अब मैं इसको इधर से क्लियर कर देता हूं बच्चों, ताकि फर्दर हम जो है और आगे बात करते हैं अबाउट दी सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है ना बच्चों, तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अब जो दूसरे टाइप का, द सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, कहां से पैदा होता है कहां से आता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से बस सीखने की कोशिश करिएगा बच्चों। देखो अब यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं इंटर कैलरी, एमटी शॉर्ट में लिख दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सेकेंड टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड टाइप का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चों, जो सेकेंड टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी सुन लीजिए बच्चों फिर बाद में रिप्लाई। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बच्चों, उनके सेल्स से मतलब उनमें से कुछ बचे रह जाते हैं, नीचे परमानेंट नहीं होते हैं। वहां क्या मैं एंड में समझा रहा था उसको यहाँ पर दोबारा मैं बनाता हूं, अब बहुत गौर से सुनिएगा और उस चीज को और क्लियरली समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। जैसे ये मान लीजिए कोई शूट का टिप ले लिया है, इस टिप में नीचे तो सब परमानेंट टिश्यू भरे हुए हैं, लेकिन टिप पर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को रेड कलर से दिखा रहा हूं बच्चों, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को रेड कलर से दिखा रहा हूं। अब क्या होता है जब ये टिप वाले सेल्स डिवाइड करते हैं, तो मान लीजिए ये जो टिप पर 10 सेल्स हैं, इन्होंने डिवाइड किया और 10 से ये कन्वर्ट हो गए किसमें बच्चों, 20 में कन्वर्ट हो गए। सपोज इनिशियली ये रेड वाले जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो क्या किए बच्चों, वो डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद ये अपने नंबर को 10 से कहां बढ़ा लिए बच्चों, कितना बढ़ा लिए, वो 20 कर लिए बच्चों अपने नंबर को, दे इंक्रीज टू अबाउट 20। और नीचे जो पहले से परमानेंट टिश्यू के सेल्स थे ब्लैक कलर वाले, ये ब्लैक कलर वाले सेल्स तो पहले से यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट हो गए, परमानेंट है तो परमानेंट रहेंगे। लेकिन अब ये जो 10 से 20 हुए, इन 20 में से जो नीचे पुराने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखिए उनको ब्लैक कर दिया, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो टिप पर शिफ्ट हो गए। अब फर्दर क्या होगा बच्चों, इसी तरीके से और ग्रोथ होगा। ये जो सेल्स थे टिप पर जो 10 बचे थे, ये 10 ने फिर से मल्टीप्लाई किया और फिर 20 में कन्वर्ट हो गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ये नंबर को कोई फिक्स नंबर मत समझिएगा, ये बस समझाने के लिए नंबर मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए ये 10 सेल से फिर 20 बन गए, 20 में से नीचे जो पुराने मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो फिर से परमानेंट में कन्वर्ट हो गए बच्चों, वो फिर से परमानेंट में कन्वर्ट हो गए, नीचे परमानेंट तो थे ही पुराने वाले पहले वाले। तो इस तरीके से नए नए सेल्स ऊपर बनते जाते हैं और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर शिफ्ट होते चला। अब आप कहेंगे सर ये चीज आप इंटरकैलरी में क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि बच्चों मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है बच्चों, बीच बीच में बचे रह जाते हैं और वो परमानेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, ये रेड कलर के 2-3 सेल्स मैंने यहां पर छोड़ दिए, ये परमानेंट नहीं हुए और फ्यूचर में ये यहां पर भी रहेंगे, जैसे यहां पर दिखाया था ना बच्चों, यहां पर वो यहां पर भी प्लांट के अंदर बचे रहेंगे यहां पर साइड में। क्यों, वो कहां से आए, वो यही एपिकल के बचे हुए सेल्स हैं। क्या करेंगे फ्यूचर में, अगर कोई ब्रांच बनाना होगा तो इस ब्रांच को बनाने के लिए जो सेल्स आएंगे वो इन्हीं सेल्स के डिवीजन से बनेंगे। और इस टिश्यू को जो एपिकल से बचा हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसी को कह देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बात बच्चों क्या समझ में आई कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बचे हुए सेल्स होते हैं,
उन्हीं को हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? ये प्लांट के ऑर्गन्स को बनाने का काम करते हैं, जैसे ब्रांचेस को, जैसे लीव्स को, है ना, इन सारे ऑर्गन्स को बनाने का काम करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ है, तो मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में है। बच्चों, ऊपर भी परमानेंट टिश्यू, नीचे भी परमानेंट टिश्यू, तो दोनों मैच्योर ऑर्गन्स है, उनके बीच में प्रेजेंट है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप बच्चों ये बात याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। बट हाउ डज एपिकल कम एट द टॉप? तो ये बात बताया तो यहाँ पर कि ये तो टिप पर है। अब यहाँ पर जो बचे हुए सेल्स थे, उन्होंने नए सेल्स बनाए, तो नए सेल्स जो बनेंगे वो भी मेरिस्टेमेटिक होंगे और पुराने वाले परमानेंट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो अगेन इस ब्रांच के टिप पर ही तो आ गया एपिकल, टिप पर ही तो जाते जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं। ये प्लांट के ऑर्गन्स को बनाने का काम करते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बचे हुए सेल्स से बनते हैं, है ना, ये बात याद रखिएगा। तो ये बात यहां पर मैं लिख देता हूं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्ड बाय लेफ्ट सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चों, उनके बचे हुए सेल्स से इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। दूसरी बढ़िया बात क्या है बच्चों कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। तो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर ऑर्गन्स। ये मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में। और तीसरी बात क्या कहते हैं, इसका काम क्या है? ये प्लांट के ऑर्गन्स को बनाता है, जैसे ब्रांचेस को, जैसे लीव्स को, या कोई भी बड्स वगैरह। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे ब्रांचेस वगैरह, जैसे ब्रांचेस को बनाने का काम करता है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, है ना। ये बात सभी लोग याद रखें, इसका क्या काम है बच्चों? ये प्लांट के ऑर्गन्स को, जैसे ब्रांचेस वगैरह, जैसे लीव्स वगैरह, उनको बनाने का काम करता है। अब मैं आपको वो चीज, वो सवाल, वो बात क्लियर करता हूं। ध्यान दीजिए अब सभी लोग बच्चों। अब एक बात, वो बात मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने यहां पर आपको बताया था मोनोकॉट्स में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एब्सेंट, और एक एग्जांपल है बैम्बू, जिसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एब्सेंट है, लेकिन बैम्बू इतना टॉल हो जाती है, शुगर केन इतना टॉल हो जाता है। तो अब मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा बच्चों, जो शुगर केन है, आपने जब उसे देखा होगा, जब वो छोटा होता है तो उसकी जो गांठ होती है, जो नोड्स होते हैं, है ना, वो बहुत करीब करीब होते हैं। जो गांठ होती है बच्चों, बहुत करीब करीब होती है। लेकिन जब यही शुगर केन लेंथ में एलोंगेट कर जाता है, तो इसके जो नोड्स हैं ये दूर दूर हो जाते हैं। पता है बच्चों, ये जो नोड्स हैं, जो गांठ है, यहाँ पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? यही इंटरकैलरी है। और ये इंटरकैलरी ने ही ऊपर नए सेल्स बनाए और नीचे नए सेल्स बनाए, इसीलिए इन नोड्स के बीच का डिस्टेंस एलोंगेट होते चला गया और पूरा शुगर केन का प्लांट लंबा हो गया, या बैम्बू का प्लांट लंबा हो गया। तो किसने यहाँ पर काम किया बच्चों? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने यहाँ पर। Intercalary meristematic tissue is responsible for elongation of the length of sugarcane bamboo stem, that is a monocot, जिसमें apical meristematic tissue absent। बच्चों बात समझ में आ गई सर? ब्रांचेस आर मेड अप ऑफ, साहब क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? ब्रांचेस आर मेड अप ऑफ इंटरकैलरी, बट हाउ डज एपिकल मेरिस्टेमेटिक? अरे भाई, ये इंटरकैलरी जब यहाँ पर था तब इंटरकैलरी था, इसने नए सेल्स बनाए ना, तो नीचे परमानेंट हो गए और ऊपर जो टिप पर अब वो पहुंच गया। दिस इज नाउ अगेन एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन ब्रांचेस में गिव राइज टू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये लोकेशन के बेसिस पर है। ये बात जो भी हम लोग कह रहे हैं, ये लोकेशन के बेसिस पर है। बात समझ रहे हैं ना? ये लोकेशन के बेसिस पर है। तो टिप पर आ गया तो फिर से उसको एपिकल बोलने लगेंगे, मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में तो इंटरकैलरी बोलने लगेंगे। बात समझ रहे हैं? और एक और बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, हमेशा देता हूं मैं क्लास में भी एग्जांपल, सुनिएगा।
मान लीजिए आप अपने घर से, मैच्योर ऑर्गन्स का मतलब कि जो भी परमानेंट टिश्यू डेवलप हो गया उसके बीच, ठीक है। अब सुन लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं बच्चों मैं आपको, कि मान लीजिए आप अपने घर से निकल रहे हैं और बगल में कोई पेड़ है, कोई प्लांट है, वो प्लांट का कोई डाल निकला हुआ, आपको स्क्रैच लग गया गहरा सा, आपको चोट लग गई, आपको बहुत गुस्सा आया उस प्लांट से, तो आप घर में से बड़ी वाली कैंची लेकर के आते हैं और आप सोचते हैं कि अब इस प्लांट के जितने भी टिप्स है सब काट करके मैं निकाल दूंगा। मैं आज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ करके आया हूं, मैं जानता हूं कि ये प्लांट की हाइट, ये प्लांट की ग्रोथ इसी टिप से हो रही है, उस टिप को काट के फेंक दूंगा, अब देखता हूं ये प्लांट कैसे ग्रो करेगा। बच्चों क्या मैं सही हूं? क्या ये प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारे काट करके निकाल दूंगा? क्या ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा? बच्चों अब भी ग्रो करेगा। कैसे? ये जो इंटर कैलरी, अगर यहां पे इसके टिप को काट करके मैं फेंक दूं तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बच्चों, ये एपिकल की तरह बिहेव करने लगेगा और ये प्लांट के लेंथ को, हाइट को इस तरीके से बढ़ाने का काम करेगा। ये कॉमनली आपने देखा होगा बच्चों, जब घर में हमारे कई बार गुआवा वगैरह, अमरूद वगैरह का पेड़ होता है, उसके टिप को हम काट देते हैं तो फिर देखते हैं कि बगल से कोई एक ब्रांच है, वो अब पूरा प्लांट के लेंथ को या हाइट को बढ़ाने का काम कर रहा है। बच्चों ये बात आई होप सब लोग समझ गए होंगे कि अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट का रिमूव हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो जो इंटर कैलरी वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एपिकल की जगह ले करके उस प्लांट के लेंथ को, हाइट को बढ़ाने का काम। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए बच्चों, और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। कहा जाता है कि अगर कोई प्लांट को डैमेज हो गया, किसी जंगल में आग लग गई, आग लगने पर मान लीजिए वो प्लांट के सारे टिप्स और अपर रीजन्स खत्म हो गए, जल करके साफ हो गए। अब शायद वो फॉरेस्ट में भी आफ्टर 10 इयर्स, 20 इयर्स में वापस से रिकवर करता है। तो वो रिकवरी, वो रिपेयर डैमेज का कौन कर रहा है बच्चों? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल बनता है बच्चों, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया हुआ ये सवाल है कि प्लांट्स के डैमेज को रिकवर, रीजनरेट करने का काम कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आता कहां से? एपिकल से। एपिकल के बचे हुए सेल से बनता है। पाया कहां पर जाता है? मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में। काम क्या है इसका? प्लांट के ऑर्गन्स बनाना, जैसे ब्रांच, ये सब। और बच्चों और याद रखिएगा कि अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिमूव कर दिया जाए तो उसका काम वापस से कौन ले लेता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। आई होप बच्चों ये बात सभी लोग समझ गए। यहां तक बात हमने इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दिया। अब हम लोग फर्दर और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी लैटरल मेरिस्टेमेटिक। Now pay attention students, now we are going to talk about the third type of meristematic tissue, and that is the lateral meristematic tissue. Lateral meristematic tissue, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? इसी को हम लोग कैम्बियम कह देते हैं। It is also called as cambium. Lateral meristematic tissue, it is also called as cambium. ये सवाल बच्चों अभी 4-5 साल के अंदर अंदर ये पूछा गया था 11th एंट्रेंस में, एमयू में, कि कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैम्बियम बोलते थे। याद रखना बच्चों, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई है ना? ये बात याद रखिएगा क्या कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं, है ना सर? हाउ डज इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ द डैमेज? बताया तो कि अगर एपिकल सब कट के खत्म हो गया तो जो भी प्लांट के अंदर बीच बीच में टिश्यू छूटे हुए होंगे, मतलब इंटर कैलरी होगा, वही तो अब डिवाइड करके प्लांट के लेंथ को बढ़ाएगा, वही तो रिकवरी करेगा। इस तरीके से रिकवरी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ऊपर का सारा साफ हो गया, तो अब जो भी नीचे प्लांट का अगर कुछ पार्ट बचा हुआ है, अंदर मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबा हुआ है स्टेम, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पुराना एपिकल का बचा हुआ सेल्स होगा ना, कुछ ना कुछ इंटर कैलरी होगा ना, तो वही इंटर कैलरी फिर क्या काम करेगा? प्लांट के हाइट को बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स प्रोसीड बच्चों। अब और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या क्या? अब सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अगर एपिकल के मदद से, अगर अगर एपिकल के मदद से प्लांट बहुत तेजी से लंबा होते जा रहा है, और लंबा अगर हो जाएगा, पतला ही रहेगा, उसका मोटापा, उसका गर्थ नहीं बढ़ेगा, तो जितना लंबा होते जाएगा उतना डिसबैलेंस हो जाएगा।
अभी आपने देखा होगा ना, जो मोबाइल की टावर्स वगैरह होते हैं, वो अगर दूर से देखें तो पता नहीं चलता है, लेकिन करीब से जाकर के देखें तो बहुत बड़े एरिया में उसका बेस होता है, ऊपर जाकर के एकदम पतला हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा टॉल होगा प्लांट, तो साथ में उसको स्टेबिलिटी के लिए उसका गर्थ भी बढ़ना चाहिए, उसका घेरा, उसका थिकनेस भी बढ़ना चाहिए बच्चों। तो घेरे को, गर्थ को, थिकनेस को बढ़ाने का काम कौन करता है बच्चों? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा क्या, कि प्लांट का लेंथ तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्लांट का गर्थ, घेरा या मोटापा है ना, वो कौन इंक्रीज कर रहा है बच्चों? वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर मैं कह दूं बच्चों, अच्छा एक उससे पहले इसका लोकेशन मैं समझा देता हूं, ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नई नई बात करें, बाद में डिस्कस करेंगे वो चीजें। अभी मैं क्या बोलने जा रहा था कि ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या कैम्बियम है, ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या कैम्बियम, ये पाया कहां पर जाता है बच्चों? वेयर इज इट प्रेजेंट? तो ये बात आपको यहाँ पर पहले तो समझना है कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लैटरल साइड्स में, है ना, ये बात याद रखिएगा बच्चों, प्लांट्स के लैटरल साइड्स में पाया जाता है, लैटरल साइड्स। अब जब लैटरल साइड्स हम लोग बोलते हैं बच्चों, तो कुछ बच्चों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है कि शायद साइड में कोई एक आध लाइन होगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियलिटी अगर मान लीजिए कोई स्टेम है, कोई प्लांट का बहुत थिक स्टेम है, इसको मैं काटता हूं, काट करके इसको जब ऊपर से देखता हूं, तो इसको ऊपर से देखने पर हमें पूरा एक गोल सा अंदर एक स्ट्रिप नजर आता है। वी सी अराउंड स्ट्रिप of tissue, and this round strip of tissue is actually cambium। क्या है बच्चों? ये क्या है? ये कैम्बियम। ये कैम्बियम, कैम्बियम पूरा, जैसे ये प्लांट का स्टेम है ना, तो पूरे प्लांट के स्टेम में चारों तरफ ऊपर से नीचे एक सिलेंडर के फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसको सिलिंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टूडेंट सिलिंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये प्लांट के पूरे मतलब स्टेम में एक एक तो पूरे प्लांट के स्टेम में ये पूरा गर्भ के फॉर्म में पाया जाता है, एक सिलेंडर के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब कहीं से भी स्टेम को काटोगे ना, तो अंदर एक रिंग देखोगे, तो रिंग नहीं है एक्चुअल में, वो पूरा ऊपर से नीचे तक रिंग कंटिन्यूअस है, और वो पूरे प्लांट के गर्भ को, मोटापे को बढ़ाने का काम करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पहली बात क्या कह दूं बच्चों, कि इट इज प्रेजेंट अलोंग द लैटरल साइड्स ऑफ स्टेम। स्टेम के लैटरल साइड्स में पाया जाता है, स्टेम के लैटरल साइड्स में पाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, इसी वजह से इसे सिलिंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, सिलेंडर के फॉर्म में पाया जाता है, सिलिंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिलिंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? इट इज द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या उसी को और भी क्या बोलते हैं बच्चों? कैम्बियम बोलते हैं। और ये बात भी आपको याद रखना है, इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट, सो इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ प्लांट। प्लांट का गर्थ बढ़ाता है बच्चों, मोटापा बढ़ाता है। और बच्चों एक बात सुन लीजिए, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वुडी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो लकड़ी का फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े पेड़ को आप देखते हैं ना, उसमें लकड़ी नजर आती है, तो जो वुडी ग्रोथ है बच्चों, वो किसके वजह से? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। और इसके बारे में एक और बात क्या कहते हैं? ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वुडी ग्रोथ। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वुडी ग्रोथ। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? ये वुडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ये बात याद रखिएगा, लकड़ी का फॉर्मेशन। अब बात आती है वापस से मोनोकॉट्स के बारे में। चूंकि मोनोकॉट्स का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसलिए इसलिए मोनोकॉट्स में गर्थ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और वुडी ग्रोथ भी नहीं होती है। इसका मतलब क्या? कि lateral meristematic tissue is absent in monocots, that is why there is no woody growth in monocots। monocots में कोई भी woody growth नहीं। अब वुडी ग्रोथ लकड़ी कैसे बनता है बच्चों, ये पूरा क्लास 11 का एक पूरा चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं कर सकते बच्चों इस लेवल पर। अभी फिलहाल ये बात मैं यहाँ पर डायरेक्टली कह देता हूं कि इन मोनोकॉट्स
इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में lateral meristematic tissue is absent. Lateral meristematic tissue is absent. Lateral meristematic tissue absent. याद रखिएगा मोनोकॉट्स में जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, इसी वजह से मोनोकॉट्स में बूढ़ी ग्रोथ। क्या ये बात बच्चों सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? हमने 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात किया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबका क्या क्या काम है वो भी हमने आपको बता दिया। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लैटरल साइड्स में पाया जाता है। ये प्लांट का गर्थ बढ़ाने का काम करता है, मोटापा बढ़ाने का काम करता है, इसका काम है बूढ़ी ग्रोथ। या ऐसा भी बोला जा सकता है बच्चों, ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी मतलब बाद का, बड़े होने के बाद मैच्योरिटी वाला ग्रोथ, लकड़ी वाला ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बाकी पहले दोनों जो हमने पढ़े एपिकल और इंटर कैलरी, ये दोनों बच्चों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब बचपन में जो सॉफ्ट टिश्यू प्लांट के बन रहे हैं उस ग्रोथ में ये दोनों रिस्पॉन्सिबल। आई होप बच्चों ये बात सभी को क्लियर हो गई। ये बात अगर सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों, तो हम लोग आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करेंगे। अब आपको कोई भी जो डाउट्स है वो फटाफट पूछ लीजिए। अब मैं डाउट रिप्लाई कर देता हूँ, 2-3 मिनट में हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। अब यहाँ तक जो भी बात हमने समझा दिया, ये बात यहाँ तक बेसिकली अपनी कंप्लीट हो गई है। और अब जो है फटाफट जो भी डाउट्स है वो पूछ लीजिए, 2 मिनट में हम लोग सेशन एंड करेंगे। सर प्लीज टेल हाउ वुडी ग्रोथ टेक्स प्लेस। बताया तो बच्चों की अभी वुडी ग्रोथ का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म अपन डिस्कस नहीं कर सकते। ये चीज आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, एक पूरा चैप्टर है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ का पूरा एक टॉपिक है, वहां पर पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि 2 तरीके के कैम्बियम होते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। वो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, अंदर की तरफ। ये कैसे आपको समझ में आएगा? ये सब आप जानते ही नहीं है, क्या होता है इंट्राफैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर, क्या होता है सेकेंडरी जाइलम, क्या होता है प्राइमरी जाइलम। ये चीज आप क्लास 11 में ही पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग एंड करते हैं। ऑलराइट।